हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरू है और मैं फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आज जो हमारे महासागर हैं, जो महाद्वीप हैं, जो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, क्या ये सदा से ही इन्हीं पोजीशंस पर थे या फिर इन पोजीशंस में चेंजेस आए, परिवर्तन आया, हम ये सब कुछ कवर करेंगे। और हमारा ये जो लेक्चर है ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स है। एनसीईआरटी बुक्स स्पेशली 11th स्टैंडर्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको हमने रेफर किया है इस लेक्चर को बनाने के लिए। और पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम इसमें कवर अप करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, कौन है जिन्होंने ये थ्योरी दी, इसके प्रोपाउंडर कौन है, किस आधार पर उन्होंने ये थ्योरी दी, और साथ ही सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, इस थ्योरी के सपोर्ट में क्या एविडेंस है हमारे पास, कौन सा एविडेंस इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, वो सब कुछ करेंगे हम पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में। आगे पार्ट 2, 3 और 4 भी है, वो भी डेफिनेटली आप जरूर देखें। लेकिन चलिए अभी फिलहाल हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर की। आज के टाइम में वर्तमान स्थिति क्या है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, वो 29% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करते हैं और जो बाकी का एरिया है उस पर हमारे ओशनिक वाटर्स हैं। तो 29% तो जो है लैंड है और बाकी जो बचता है 71% दैट इज वाटर, वहां पर पानी है। ये जो आज के टाइम में कॉन्टिनेंट्स हैं, पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बॉडीज हैव नॉट बीन द सेम इन द पास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में जो पोजीशन है, जो प्रेजेंट पोजीशन है, सदा से ये पोजीशन नहीं रही है। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जो आज की उनकी ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, साथ ही आज जो पोजीशन है न वो भविष्य में रहेगी, न पास्ट में सेम पोजीशन रही है, न फ्यूचर में सेम पोजीशन रही है। चेंज आया है, परिवर्तन आया है। ये चेंज क्यों आया, ये चेंज क्यों आया, कैसे आया, ये सब कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जो कहलाएगा, हमें बहुत डिटेल में कवर अप करना होगा ये सब समझने के लिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमें ये कवर अप करना होगा ताकि हम समझ सके कि हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की पोजिशनिंग में जो फर्क आया वो क्यों और कैसे आया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Due to the symmetry of the coastline on either side of the oceans, many scientists thought of similarity and considered the possibility of two Americas, Europe and Africa, to be once joined together. आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हमारे जो महाद्वीप हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको अगर हम उनकी एक की बाउंड्री को दूसरी की बाउंड्री में फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो काफी अच्छे से फिटअप हो जाती हैं। और एक शख्स है जिनका नाम है अब्राहम ऑर्टिलिस। ये एक डच मैप मेकर थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को दुनिया के सामने रखा, जिन्होंने पहली बार ये प्रपोज किया कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में फिट हो सकते हैं। और ये उन्होंने कहा 1596 में। फिर उसके बाद और भी इस बारे में चर्चा हुई, और जब चर्चा हुई तो एक और शख्स है जिनका नाम है एंटोनियो पेल्ग्रिनी। एंटोनियो पेल्ग्रिनी ने एक मैप बनाया, एक नक्शा बनाया और ये दिखाया कि किस तरह से जो अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर उनकी एजेस को, उनकी बाउंड्री लाइंस को पास लाया जाए, करीब लाया जाए, तो आपस में फिट हो सकती हैं। और उसके बाद इस तरह से इस मामले में चर्चा होती रही। फिर फाइनली एक एल्फ्रेड वेगनर है जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबके सामने रखी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन उन्होंने जब ये थ्योरी रखी 1912 में, उस टाइम वर्ल्ड में जो अधिकतर देश थे वो गुलाम देश थे, और गुलाम देश थे, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था ज्योग्राफी, जियोलॉजी वगैरह में, तो काफी सारे लोगों ने इनकी थ्योरी को नकार दिया। लेकिन डेफिनेटली इन्होंने एक ग्राउंड वर्क जरूर दिया जिस पर आगे जाकर खोज हुई और पाया गया कि एल्फ्रेड वेगनर जो कह रहे थे वो काफी हद तक सच था। एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में ये दी गई है और ये समझाती है
कि किस तरह से आज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो पुराने टाइम में ऐसे नहीं थे, उनकी पोजीशनिंग नहीं थी और न फ्यूचर में ऐसी होगी। तो अब हम समझते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एग्जैक्टली है क्या, क्या कहा अल्फ्रेड वेगनर ने। ये देखिए, ये आप इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए जो अब्राहम ऑर्टलस और ने मैप बनाया था वो किस तरह से था। ये है हम ये एंटोनियो स्नेंडर पेलिग्रिनी, इन्होंने दिखाया था कि किस तरह से इनका ये मैप है। ये पहले की पोजीशन है, पहले की पोजीशन में अगर आप ध्यान दें तो हमारी ये अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है, ये अफ्रीका की कोस्ट लाइन है, राइट, उनकी उसकी तटीय रेखा है। इसको यहां पर नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट लाइन के साथ फिट किया गया है और साउथ अमेरिका, ये वर्तमान स्थिति है। अगर हम इस पोर्शन को करीब लाएं, ये पोर्शन जो है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये यहां पर फिट हो सकता है। अगर ये यहां पर फिट हो सकता है तो संकेत किए जा रहे हैं, और ये सिर्फ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में ही नहीं है, ये और भी कॉन्टिनेंट्स के बीच में, कि अगर आप उनकी कोस्ट लाइन, उनकी तटीय रेखा को करीब लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार एक पजल होती है जिसमें हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो है ये हमारे कॉन्टिनेंट्स के केस में भी लागू होता है। एंटोनियो स्नेडर पेलिग्रिनी illustration of the closed and open Atlantic Ocean। पहले साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कोई ओशन नहीं था, लेकिन उसके बाद वो सेपरेट हुए और बीच में आया हमारा अटलांटिक ओशन। तो संभावनाएं थी कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत पुराने टाइम में जो आज के टाइम में अलग अलग महाद्वीप हैं वो एक कंबाइंड लैंड मास रहे होंगे। ये देखिए, ये एक और ग्लोब है जिस पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये यहां पर इंडिया है, ठीक है, नीचे ये ईस्ट एंटार्क्टिका है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर अफ्रीका और अमेरिका की कोस्ट लाइन बहुत अच्छे से फिट हो रही है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत पहले, हजारों साल पहले जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े रहे होंगे। What is the continental drift theory? तो फाइनली अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, अब हम वो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वेगनर, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। जितने भी आज के समय में कॉन्टिनेंट्स हैं, पुराने टाइम में ये अलग अलग सेपरेट लैंड मासेस नहीं थे, दे वर वन लैंड मास। ये सभी एक ही थे, एक ही लैंड मास था और केवल एक ही सी थी, एक ही समुद्र और एक ही लैंड मास। और वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा विशाल लैंड मास, उसको कहते थे पैनगिया। ध्यान रखें, पैनगिया का मतलब है ऑल अर्थ, ठीक है। और जो वो वाटर बॉडी थी उसका नाम था मेगा ओशन वाटर, उसको कहा जाता था पैंथेलेशिया। ऑल वाटर वाज नोन एज पैंथेलेशिया, ऑल लैंड को पैनगिया और ऑल वाटर को पैंथेलेशिया के नाम से जाना गया। और साथ ही अल्फ्रेड वेगनर ने यह भी कहा 200 मिलियन ईयर्स अगो सुपर कॉन्टिनेंट पैनगिया बिगैन टू स्प्लिट। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारा एक वन सुपर कॉन्टिनेंट था ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसके दो हिस्से बन गए, एक ऊपर वाला नॉर्दर्न पोर्शन और एक दक्षिण वाला सदर्न पोर्शन। जो ऊपर वाला नॉर्दर्न पोर्शन है उसका नाम पड़ा लोरेशिया, LAURASIA, लोरेशिया। और जो नीचे वाला सदर्न पोर्शन था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्यों? क्योंकि उस जमाने में यहां पर गोंड्स नाम के ट्राइब्स हुआ करते थे, या ये आगे जाकर यहां पर गोंड्स नाम के ट्राइब हुए, जिसकी वजह से इस दक्षिण वाले पोर्शन का हिस्से का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। तो सबसे पहले क्या था, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम है पैनगिया, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी को हमने लोरेशिया कहा और दक्षिणी को हमने कहा गोंडवाना लैंड। Pangaea first broke up into two large continental masses, Laurasia and Gondwana land, which formed the northern and southern components respectively. आगे जाकर ये जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड बने, ये ब्रेकअप होकर और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में विभाजित हुए। और वर्तमान जो स्थिति है वो ये है कि हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि वो जो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ पैनगिया, पैनगिया से 2 बने, एक आपका लोरेशिया गोंडवाना लैंड, और फिर उन 2 से ब्रेक डाउन होकर फाइनली आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए
एल्फ्रेड वेगनर ने काफी सारा एविडेंस भी दिया जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि यस, पास्ट में आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो जो जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए थे। अब हम देखते हैं कि ये एविडेंस है क्या। अभी तो हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये है कि अतीत में सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद ये ब्रेकअप हुए और सेपरेट हुए, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड। और एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप कॉन्टिनेंट्स को आपस में फिट करना चाहते हैं, उनकी बाउंड्री लाइन जो है वो एक पजल के हिस्से पजल की तरह आपस में फिट हो जाती हैं। मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, shoreline of Africa and South America facing each other, they have a remarkable and unmistakable match, वो आपस में फिट होती हैं। It may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit of Atlantic Ocean, और इसके बारे में एक और मैप बनाया गया था कंप्यूटर पे जो बुलर्ड ने बनाया 1964 में, जिसमें देखा गया कि यस, साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में बड़े जबरदस्त तरीके से फिट होते हैं। The match was tried at 1000 fathom lines instead of the present shoreline. ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अफ्रीका का जो पोर्शन है वो साउथ अमेरिका में बहुत अच्छे से फिट होता है, और साथ ही साथ बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स को भी अगर हम फिट करने की कोशिश करते हैं वो फिट होते हैं। तो सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कि फिटिंग बाउंड्री लाइंस, जो बाउंड्री लाइंस है, जो कोस्ट लाइन है, वो आपस में फिट होती हैं, खासकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के केस में। आगे जाकर एल्फ्रेड वेगनर ने कहा रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस, जैसे कि पहले हमने कहा कि केवल एक ही सुपर वाटर था, एक ही ऑल वाटर था जिसका नाम था पैंथलेशिया। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप्ड इन द रीसेंट पीरियड्स, इसने मदद की, हमने स्टडी किया रॉक फॉर्मेशंस को। रॉक फॉर्मेशंस अलग अलग कॉन्टिनेंट से हमने रॉक फॉर्मेशंस को स्टडी किया, साथ में हमने ओशंस की भी रॉक फॉर्मेशंस को स्टडी किया। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 200 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। अगर हम वेस्ट अफ्रीका के रॉक्स को स्टडी करते हैं और ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका के वेस्टर्न पोर्शन में है, ईस्टर्न पोर्शन में, आई एम सॉरी, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों जगहों की रॉक्स जो हैं वो सेम है, और अगर उन रेडियोमेट्रिक डेटिंग से उनकी स्टडी करते हैं तो उनके हम समान फीचर्स पाते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि पास्ट में 200 मिलियन ईयर्स पहले इन दोनों के बीच में अटलांटिक ओशन नहीं था, वो वही थी सारी की सारी, और उसके बाद फिर वो दोनों अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होकर सेपरेट हुई। The earlier marine deposits along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age, और इससे हमें ये सजेशन मिलती है, ये संकेत है कि पहले ओशन नहीं था और ये दोनों जो है आपस में जॉइंट थे, दोनों की कैरेक्टर ट्रेट्स बिल्कुल सेम है, और उसके बाद ये सेपरेट होकर अलग अलग हो गए। इसीलिए दक्षिण अमेरिका में और साथ ही अफ्रीका में जो रॉक्स हैं उनके कैरेक्टर ट्रेट्स हमें बाउंड्री लाइन के दोनों तरफ हमें सेम मिलते हैं। टिलेट, TILLITE, सबसे पहले तो टिलेट क्या है? टिलेट जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर है। ग्लेशियर डिपॉजिट्स से जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं उन्हें कहते हैं हम टिलेट। जो गोंडवाना सिस्टम था, गोंडवाना लैंड हमारा बना, एक लोरेशर एक गोंडवाना लैंड बना। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से महाद्वीप है सदर्न हेमिस्फीयर में? अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया जो है वो पहले गोंडवाना, इंडिया भी जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स, आगे जाकर गोंडवाना से जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने उन सभी में ये जो टिलेट है ये सेम प्रकार का मिला है। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर।
एट द बेस ऑफ द सिस्टम, इन सभी में एक थिक टिलेट मिला है जो कि प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन, बहुत लंबे समय तक ग्लेशिएशन की वजह से डेवलप हुआ। और ये जो मिला है हमें फॉकलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, इन सब में मिला है। और इन सब में ही क्यों मिला? इन सब में इसलिए मिला क्योंकि ये सभी जो जगह मैंने अभी मेंशन की हैं, ये सभी गोंडवाना लैंड के ब्रेकअप होने के बाद गोंडवाना लैंड से ही बनी है। गोंडवाना लैंड से ही बनी, क्योंकि क्लोरेशिया बना, एक गोंडवाना लैंड बना, फिर गोंडवाना लैंड से ब्रेकअप होकर ये सब मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब बने। और इनमें जो हमारी प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन की वजह से टिलेट मिली है उसके सेम फीचर्स हैं। Overall resemblance of the Gondwana type sediments clearly show that these land masses had remarkably similar histories, और इससे इशारा होता है कि पास्ट में ये सेम रहे हैं। The glacial tillet provides clear evidence of paleoclimatic and also drifting of continents. नेक्स्ट, अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ग्लेशियर डिपॉजिट्स की भी बात की। ग्लेशियर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कभी कभी हमें रिवर की सैंड में गोल्ड मिलता है, रिवर की सैंड में गोल्ड मिलता है। जैसे इंडिया में हमें जो स्वर्ण रेखा नदी है जो झारखंड में से बहती है, उसका नाम ही स्वर्ण रेखा इसलिए है क्योंकि उसकी रेत में गोल्ड मिला है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें, पहले मैं पढ़ती हूं फिर आपको समझाती हूं। द अकरेंस ऑफ रिच ग्लेशियर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट, यहां पर अफ्रीका के इस पोर्शन में जगह है घाना कोस्ट। ठीक है, यहां पर घाना कोस्ट पर हमें मिला है प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। प्लेसर डिपॉजिट्स का ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है कि यहां पर हमें गोल्ड मिला है। ठीक है, जबकि इसके पूरे आसपास वाले एरिया में कहीं भी गोल्ड के कहीं कोई संकेत नहीं है। और यहां पर देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन, इज अमेजिंग। लेकिन ये है, ये जो आप डार्क ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये सारा ब्राजील है। ये जो ब्राजील है, द गोल्ड बेरिंग वेन्स आर इन ब्राजील एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजीलियन प्लेटो। यहां पर ब्राजील में हमारे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। जो प्लेसर गोल्ड मिला है, जो हमें सैंड में गोल्ड मिल रहा है, वो घाना में मिल रहा है, लेकिन आसपास के एरिया में कहीं गोल्ड का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन गोल्ड का होने का की प्रेजेंस हमें मिलती है ब्राजील में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहां से गोल्ड जो है वो यहां पहुंचा और बीच में अटलांटिक ओशन भी है। तो क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन यही है कि काफी समय पहले ये दोनों ज्वाइंट रहे होंगे, ये दोनों ज्वाइंट रहे होंगे। इसी वजह से आज भी प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड मिलते हैं इन घाना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, अब हम इसकी बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, when identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found in either side of marine barriers। बीच में अटलांटिक ओशन जरूर आ गया है, लेकिन साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर जो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, जिस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो सिमिलर हैं, वो सिमिलर हैं। और बीच में एक हजारों मीटर लंबा फैला अटलांटिक ओशन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीव जंतु क्रॉस कर गए हो, तो प्रोबेबली वो पुराने टाइम में ज्वाइंट रहे होंगे। When identical मतलब हूबहू सेम, when identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water, they are found on either side of the marine barriers। और फिर हमें ये एक्सप्लेन कैसे करें कि बिल्कुल कोस्टल रीजन्स में जिस प्रकार के जीव जंतु मिल रहे हैं वो सेम कैसे हैं। ऑब्जर्वेशंस दैट लेमूर अकर्स इन इंडिया, लेमूर इंडिया में भी है, मेडागास्कर में है, अफ्रीका में है, जिसकी वजह से इस सारे पोर्शन को हम लेमूरिया कहते हैं। और जब जॉइंट रहा होगा तो ये सारे जो लैंड मासेस हैं दे वर जॉइंट। Mesosaurus was a small reptile
adapted to shallow brackish water. मेसोमेरस एक छोटा सा जीव जंतु है जो कि बहुत गहरे पानी में नहीं रहता है और ब्रैकिश वाटर में मिलेगा. The skeletons of these are found only in 2 portions, और वो है हमारे Southern Cape province of South Africa and Iraville formations of Brazil. तो एक तरफ हमें अफ्रीका में मिल रहा है, दूसरी तरफ ब्राजील में मिल रहा है, जबकि ब्राजील तो अब अफ्रीका में है ही नहीं, वो बिल्कुल अलग है, वो साउथ अमेरिका में है. तो मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम में ये ज्वाइंट रहे होंगे. आज के टाइम में 2 लोकेलिटीज प्रेजेंटली आर 4800 किलोमीटर अपार्ट, उनके बीच में एक ओशन है. तो प्रोबेबली फिर से मैं यही कहूंगी कि पास्ट में ये कभी ज्वाइंट रहे होंगे, जिस वजह से ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन, महासागर के दोनों ओर हमें एक ही प्रजाति के, एक ही प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की प्रेजेंस मिलती है. ये देखिए, ये मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूं कि साउथ अमेरिका के इस करंट पोर्शन में जिस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं वो यहीं पर मिले. ठीक है, और ये जो फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं इस एरिया से खुदाई वगैरह के बाद वो सेम है. अब यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये अफ्रीका का ये पोर्शन, ब्राजील, साउथ अमेरिका का ये पोर्शन, इंडिया का ये पोर्शन जो सदर्न इंडिया का पोर्शन है, वहां पर भी ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंजेस इंडिकेटेड फॉसिल्स फाउंड इन अंटार्कटिका एंड सजेस्टेड द कॉन्टिनेंट्स वाज वंस मच क्लोजर टू द इक्वेटर. तो ये देखिए, यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से स्लाइड में दिखाया गया है आपको कि यहां पर एक ही प्रकार के आपके वेजिटेशन एनिमल्स वगैरह मिले हैं. सेम काइंड ऑफ एनिमल्स फाउंड हियर इन अफ्रीका, फाउंड इन द मेडागास्कर रीजन एंड फाउंड इन इंडिया. तो इससे क्लियर संकेत किए जाते हैं कि प्रोबेबली पास्ट में एक वन सुपर कॉन्टिनेंट था और सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में ज्वाइंट थे. सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में ज्वाइंट थे. जैसे कि मैंने आपसे भी बात की थी मेसोरस के बारे में. मेसोरस ये एक रेप्टाइल है जो शैलो ब्रैकिश वाटर में मिलेगा. ये इसका स्केलेटन है और ये मिला है हमें यहां पर साउथ अमेरिका में भी, अफ्रीका वगैरह में इसके अवशेष मिले हैं. ये जो ऑरेंज पोर्शन है यहां पर आपके फ्लोरा एंड फौना सिमिलर थे. यहां पर ये जो पर्पलिश पोर्शन है यहां पर अफ्रीका में, इंडिया में, अंटार्कटिका में और बीच में मेडागास्कर भी है, वहां पर ये सिमिलर थे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना अक्रॉस द बाउंड्री लाइन जैसे फॉसिल्स मिले हैं वो क्लियर कट संकेत करते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये पास्ट में ज्वाइंट रहे होंगे. और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने डिटेल में आपसे बात की कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, ये किसने दी है, उन सभी चीजों के बारे में हमने आपसे बात की. और इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर. Thank you so much for watching this presentation. I thank you on behalf of Frontier IAS team. All the best.